21 फरवरी साल 1962 वो तारीख जब बिहार में तीसरी बार विधानसभा चुनाव होने थे। चुनाव से एक साल पहले खबर मिली कि बिहार केसरी का निधन हो गया, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने दुनिया से अलविदा कह दिया। चुनाव होने में लगभग एक साल का समय था। ऐसा पहली बार था कि मुख्यमंत्री पद पर रहते किसी का निधन हो गया हो। चुनाव नजदीक थे। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कई धड़ों में बढ़ चुकी थी। श्री कृष्ण सिंह के मजबूत नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस को एकजुट रखा था। उनके निधन के बाद पार्टी के भीतर कई गुट एक्टिव हो गए। कई सीनियर नेता जैसे विनोदानंद झा, के.वी. सहाय और अन्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभरे थे। यह गुटबाजी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। श्री कृष्ण सिंह न केवल बिहार कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान थी। उनके निधन ने बिहार में नेतृत्व के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। जनता और कार्यकर्ता चिंतित थे कि उनके जैसे करिश्माई नेता की जगह आखिरकार कौन लेगा। श्री कृष्ण सिंह के निधन के तुरंत बाद बिहार में एक स्थिर सरकार की जरूरत थी। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और एक नए मुख्यमंत्री का चयन जल्दबाजी में करना जोखिम भरा था। इसीलिए कांग्रेस एक आंतरिक मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला कर चुकी थी, जो सरकार को स्थिर रखे और पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोक सके। दीप नारायण सिंह को इस भूमिका के लिए चुना गया, जो एक अनुभवी और निष्पक्ष नेता थे, जिन्हें श्री कृष्ण सिंह का करीबी भी कहा जाता था। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य था कि वे विधानसभा चुनाव और नए मुख्यमंत्री के चयन तक सरकार को सुचारू रूप से चलाएं। आज बात करेंगे बिहार के उस मुख्यमंत्री की जिसका कार्यकाल 18 दिन का रहा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार का खास कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री। आज हम दीप नारायण सिंह की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने, 18 दिन का कार्यकाल क्यों रहा, श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बनने की पूरी स्टोरी को आज शुरू से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, बिहार के पहले और सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे। वे 1946 से 1962 तक लगातार इस पद पर रहे और बिहार के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास में उनका योगदान सर्वश्रेष्ठ था। 31 जनवरी साल 1961 को उनके निधन ने बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व शून्य पैदा किया। उनके निधन के बाद बिहार में जो हलचल हुई, उसका प्रभाव न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा था। इस संदर्भ में दीप नारायण सिंह का मुख्यमंत्री बनना एक महत्वपूर्ण और जटिल घटना थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। जमींदारी को खत्म करने, शिक्षा सुधार और औद्योगिक विकास जैसे उनके कार्यों ने उन्हें एक जननायक बनाया था। उनकी निधन की खबर से पूरे बिहार में शोक की लहर थी। लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और कई स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित की गई। उनके निधन के बाद यह डर था कि ये सुधार रुक सकते हैं या सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके निधन ने बिहार में नेतृत्व के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा किया। जनता और कार्यकर्ता चिंतित थे कि उनके जैसे करिश्माई नेता की जगह कौन लेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हाईकमान, खासकर जवाहरलाल नेहरू, बिहार की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। बिहार उस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था और यहाँ की अस्थिरता राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती थी। श्री कृष्ण सिंह का निधन 1962 के विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले हुआ। यह समय राजनीतिक रूप से संवेदनशील था, क्योंकि कांग्रेस को एकजुट रहकर चुनाव में जीत सुनिश्चित करनी थी। नए नेतृत्व का चयन इस तरह करना था कि पार्टी की छवि और एकता पर कोई आंच न आए। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद प्रशासनिक कामकाज में अस्थायी ठहराव आ गया। कई नीतिगत फैसले लटके रह गए और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक सरकार को स्थिर रखना जरूरी था। जो उस समय बिहार में समाजवादी दल और अन्य छोटे विपक्षी दल एक्टिव थे। श्री कृष्ण सिंह के निधन को विपक्ष ने एक अवसर के रूप में देखा और कांग्रेस की कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर दी। दीप नारायण सिंह का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक साधारण लेकिन रणनीतिक कदम था। श्री कृष्ण सिंह के निधन के तुरंत बाद बिहार में एक स्थिर सरकार की आवश्यकता थी। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और नए मुख्यमंत्री का चयन जल्दबाजी में करना जोखिम भरा था। इसीलिए कांग्रेस ने एक आंतरिक मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया, जो सरकार को स्थिर रखे
और पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोके। दीप नारायण सिंह को इस भूमिका के लिए चुना गया क्योंकि वे एक अनुभवी और निष्पक्ष नेता थे, जिन्हें श्री कृष्ण का विश्वास पात्र भी माना जाता था। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य था कि वे विधानसभा चुनाव और नए मुख्यमंत्री के चयन तक सरकार को सुचारू रूप से चलाएं। बता दें कि दीप नारायण सिंह का जन्म 25 नवंबर 1894 में बिहार में वैशाली जिले के पुनरटांडा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी की और बाद में एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दीप नारायण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में हिस्सा लिया। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल कर दिया। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं के साथ मिलकर बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में जुटे रहे। और फिर जब देश गुलामी की जेल से मुक्त हुआ, चुनाव हुए तो उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला। साल 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में दीप नारायण सिंह तब के मुजफ्फरपुर जिले की महनार सीट से विधायक बने। उनका समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें अपनी कैबिनेट में बिजली और सिंचाई का मंत्रालय दिया। बाद के वर्षों में दीप नारायण सिंह ने लाल बत्ती का उपकार श्री कृष्ण बाबू के प्रति राजनीतिक वफादारी दिखाकर चुकाया। श्री कृष्ण बाबू के प्रति राजनीतिक वफादारी का फल उन्हें मिला। अनुग्रह नारायण के निधन के बाद अब दीप नारायण सिंह को वित्त मंत्रालय दिया गया। पूरी कैबिनेट में उस वक्त नंबर 2 की हैसियत रखते थे दीप नारायण सिंह। वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य थे और श्री कृष्ण सिंह के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उनकी सादगी, निष्ठा और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें पार्टी में एक सम्मानित स्थान दिलाया था। कांग्रेस हाईकमान ने श्री कृष्ण के निधन के बाद बिहार की स्थिति को स्थिर करने के लिए तुरंत फैसला लिया। जवाहरलाल नेहरू और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने बिहार के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और दीप नारायण सिंह को अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने पर सहमति बनी। केवी सहाय भी एक मजबूत दावेदार थे जो श्री कृष्ण के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। वो जमींदारी को खत्म करने जैसे सुधारों से जुड़े थे और ग्रामीण बिहार में उनकी अच्छी पकड़ भी थी। सहाय का गुट विशेष रूप से प्रभावशाली था और उनके समर्थक और अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। बिहार कांग्रेस में कई अन्य छोटे नेता भी थे, जैसे महेश प्रसाद सिन्हा और रामचरित सिंह, जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव रखते थे। ये नेता किसी बड़े गुट का समर्थन कर रहे थे या अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में थे। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद इन गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। यदि तुरंत किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पार्टी टूटने का खतरा था। यह स्थिति कांग्रेस हाईकमान के लिए चिंता का विषय थी। कांग्रेस 1961 का विधानसभा चुनाव नजदीक था और पार्टी की एकता जरूरी थी। दीप नारायण सिंह का चयन इसलिए हुआ क्योंकि वे किसी बड़े गुट का हिस्सा नहीं थे। उनकी तटस्थ छवि ने उन्हें सभी गुटों के लिए स्वीकार्य बनाया। हाईकमान ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी नियुक्ति से कोई भी गुट नाराज ना हो और स्थायी मुख्यमंत्री के चयन तक समय मिल जाए। दीप नारायण सिंह किसी बड़े गुट से नहीं जुड़े थे, जिसके कारण वे सभी नेताओं के लिए स्वीकार्य थे। उनकी यह निष्पक्ष छवि अंतरिम मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त थी क्योंकि इससे किसी बड़े टकराव की आशंका कम थी। गया और आसपास के क्षेत्रों में दीप नारायण सिंह की अच्छी पकड़ थी। वे सामाजिक कार्यों और किसानों के मुद्दों के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उस समय विनोदानंद झा और केवी सहाय जैसे नेता मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। यदि इनमें से किसी एक को तुरंत चुना जाता तो पार्टी के भीतर टकराव बढ़ सकता था। दीप नारायण सिंह का चयन एक तटस्थ और सुरक्षित विकल्प था, जिसने सभी गुटों को अस्थायी रूप से संतुष्ट किया। कांग्रेस का ध्यान 1962 के विधानसभा चुनाव पर था। दीप नारायण सिंह की नियुक्ति ने पार्टी को समय दिया कि वह एक नए नेतृत्व के चयन के लिए रणनीति बना सके और चुनाव में एकजुट होकर उतरे। श्री कृष्ण सिंह के निधन के एक दिन बाद 1 फरवरी 1961 को दीप नारायण सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह नियुक्ति जल्दबाजी में की गई थी क्योंकि सरकार को स्थिर रखना जरूरी था। दीप नारायण सिंह को एक छोटा और कार्यकारी मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल के नए पुराने चेहरों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना था। दीप नारायण सिंह की नियुक्ति को जनता ने सामान्य रूप से स्वीकार भी किया क्योंकि यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।
थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इसे एक समझदारी भरा कदम माना, क्योंकि इससे गुटबाजी को रोकने में मदद मिली। दीप नारायण सिंह का कार्यकाल केवल 1 फरवरी से 18 फरवरी 1961 तक 18 दिन का था। इस दौरान उन्होंने कई बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए, बल्कि श्री कृष्ण की नीतियों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। दीप नारायण सिंह ने कांग्रेस के भीतर कई गुटों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने सीनियर नेताओं के साथ नियमित बैठकें की और हाईकमान के निर्देशों का पालन किया। इतने कम समय में दीप नारायण सिंह के पास कोई बड़ा सुधार करने का मौका नहीं था। उनकी भूमिका मुख्य रूप से एक केयरटेकर मुख्यमंत्री की थी, जिसका लक्ष्य सरकार और पार्टी को स्थिर रखना था। 18 फरवरी 1961 को दीप नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और विनोदानंद झा ने बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दीप नारायण सिंह ने इस बदलाव को सहजता से स्वीकार भी किया और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। अब सवाल है कि आखिर दीप नारायण सिंह को हटाकर विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब है, दीप नारायण सिंह की नियुक्ति केवल अंतरिम थी और कांग्रेस को एक स्थायी और प्रभावी नेता की आवश्यकता थी। विनोदानंद झा को कांग्रेस विधायक दल का समर्थन प्राप्त था और वे पार्टी के कई धड़ों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम थे। 1962 के विधानसभा चुनावों की तारीख के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, जिसमें झा को दीप नारायण सिंह से अधिक बेहतर माना गया। ये फैसला कांग्रेस की आंतरिक रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के प्रभाव का परिणाम था। दीप नारायण सिंह का कार्यकाल बिहार के इतिहास में सबसे छोटा था, लेकिन यह एक मिसाल बन गया कि संकट काल में कैसे एक आंतरिक व्यवस्था काम कर सकती है। भले ही उनका कार्यकाल संक्षिप्त था, दीप नारायण सिंह को एक निष्ठावान और सादगीपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने संकट के समय जिम्मेदारी संभाली। दीप नारायण सिंह श्री कृष्ण सिंह के करीबी सहयोगी थे। उनकी यह निकटता ने उन्हें एक विश्वसनीय विकल्प बनाया, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता उन्हें श्री कृष्ण सिंह की विरासत से जोड़कर देखते थे। दीप नारायण सिंह को उनकी सादगी और पार्टी के प्रति निष्ठा के लिए याद किया जाता है। उन्होंने बिना किसी विवाद के अपनी जिम्मेदारी निभाई और बाद में भी कांग्रेस में सक्रिय रहे। उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में सबसे छोटा था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह दर्शाता है कि संकट काल में कैसे एक अनुभवी और निष्पक्ष नेता स्थिति को संभाल सकता है। दीप नारायण सिंह का कार्यकाल केवल 18 दिनों का रहा, जो बिहार के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकाल में एक था। दीप नारायण सिंह का निधन 7 दिसंबर 1977 को हुआ था और उनकी विरासत को हाजीपुर में एक संग्रहालय के माध्यम से याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से बिताए, बिना किसी बड़े विवाद के। ये कहानी थी बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह की, जिसे हमारे सहयोगी दिवेश पांडे ने लिखा है। इससे पहले हम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण की कहानी पर बात कर चुके हैं, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की सीरीज में आगे हम बात करेंगे बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।